हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट 2024 दिसंबर में आयोजित होने वाली एग्जाम के लिए ईवीएस 125 के लिए आपका जो ईवीएस पोर्सन है उसमें PYQ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ बेहतरीन प्रैक्टिस के साथ अपने स्कोर को भी अच्छी तरीके से बढ़ा सकेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज का पहला प्रश्न है हमारा कि आप दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रेल द्वारा यात्रा कर रहे हैं। दिल्ली के बाद पड़ने वाले मुख्य रेलवे स्टेशनों का सही क्रम क्या होगा? तो दिल्ली से लेकर के तिरुवनंतपुरम के बीच में जो भी रेलवे स्टेशन पड़ने हैं उनका आपको एक क्रम निश्चित करना है। तो विकल्प 1 है ग्वालियर, भोपाल, नागपुर, विजयवाड़ा, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। विकल्प 2 है ग्वालियर, नागपुर, विजयवाड़ा, भोपाल, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। और विकल्प 3 है भोपाल, ग्वालियर, नागपुर, चेन्नई, विजयवाड़ा, तिरुवनंतपुरम। और विकल्प संख्या 4 है भोपाल, नागपुर, ग्वालियर, विजयवाड़ा, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। तो इससे पहले कि आप आंसर दें, बता दें कि आज का जो हमारा पेपर है वह है 2 फरवरी 2023 का जो ऑनलाइन एग्जाम मोड में हुआ था आपका, उसका ये पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 1, यानी कि दिल्ली से तिरुवनंतपुरम के बीच में जो रेलवे स्टेशन पड़ेंगे वह सबसे पहले ग्वालियर आएगा, उसके बाद भोपाल, फिर नागपुर, इसके बाद विजयवाड़ा, फिर चेन्नई और लास्ट में तिरुवनंतपुरम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि कल्पना कीजिए कि आप अपने विद्यार्थियों के साथ विद्यालय में हैं और अचानक भूकंप आ जाता है। भूकंप के दौरान आप किन सुरक्षा उपायों का पालन करेंगे? विकल्प 1 है सबसे पहला कदम आप इमारत के बाहर दौड़ कर जाएंगे, यानी कि जिस किसी भी इमारत में आप हैं विद्यालय की, उससे आप दौड़ करके बाहर जाएंगे। विकल्प 2 है सभी विद्यार्थियों को भूकंप संबंधी ड्रिल यानी कि अभ्यास करवाएंगे। विकल्प 3 है डेस्क या मेज के नीचे बैठ जाएंगे। विकल्प 4 है खिड़कियों के समीप चले जाएंगे। तो देखिए, दौड़कर बाहर जाने से क्या होगा कि कोई भी इमारत यदि गिरती है तो वह आपके ऊपर गिर सकती है, बाहर कई प्रकार के खतरे हो सकते हैं, तो बाहर नहीं जाएंगे। ड्रिल या भूकंप का अभ्यास, अब क्योंकि भूकंप आ चुका है तो अभ्यास अब कराने का कोई फायदा नहीं है। चौथा है आपका खिड़कियों के समीप जाने से क्या होगा कि बाहर की कोई भी वस्तु आके आपसे टकरा सकती है, साथ ही साथ आपको बाहर नहीं निकलना है। तो विकल्प संख्या 3 आपकी ठीक होगी कि डेस्क या मेज के नीचे बैठ जाएंगे। जब कभी भी भूकंप आएगा तो आप क्या करेंगे, जो भी आपके क्लासरूम में, विद्यालय में जहाँ कहीं भी डेस्क है, मेज है, इस तरीके की किसी भी आप छत वाली चीज़ के नीचे बैठ जाएंगे जिसके नीचे आप छिप सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, और जिसमें कहा गया निम्नलिखित में से किस कला रूप में वस्त्रों की रंगाई और प्राकृतिक रंगों जैसे गोबर, नील, हल्दी आदि के माध्यम से नमूने बनाना शामिल है? मतलब कौन सी ऐसी कलाकारी है या वस्त्रों की रंगाई है जिसमें हम गोबर का भी प्रयोग करते हैं, नील का भी प्रयोग करते हैं और हल्दी आदि का भी प्रयोग करते हैं और फिर वह कलाकारी हमारी पूर्ण हो जाती है? तो यह किस में प्रयोग करते हैं? विकल्प 1 है मधुबनी, जो कि बिहार से संबंधित है। वर्ली, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। कलमकारी और लास्ट है आपकी फुलकारी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या 3, यानी कि कलमकारी। क्या राइट आंसर हो जाएगा? कलमकारी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है आपके सामने कि जिस राज्य में नीरज चोपड़ा संबंधित हैं, जिस राज्य से नीरज चोपड़ा संबंधित हैं, जो कि भाला फेंक में अपना रिकॉर्ड बना करके आए हैं ओलंपिक में और गोल्ड मेडल भी जीत करके लाए हैं, जिनके उपलक्ष्य में हम 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाते हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो जो नीरज चोपड़ा जिस राज्य से संबंधित हैं उस राज्य के लोगों को या लोगों का मुख्य भोजन क्या है? तो विकल्प 1 है आपके सामने इडली, चटनी, चावल और सांवर। विकल्प 2 है रोटी, दाल, राजमा, आलू पराठा। विकल्प 3 है रोटी, सांवर, बांस की रसेदार सब्जी, मछली की करी और शोरबा। विकल्प 4 है टेपियोका, कशावा, चावल, मछली करी और शोरबा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या 4, यानी कि टेपियोका यानी कि कसावा, चावल, मछली करी का शोरबा। ये जो सामग्रियां हैं वह कहाँ पर खाई जाती हैं? जिस राज्य से नीरज चोपड़ा का संबंध है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 5, जिसमें कहा गया है हिमानी पानी की खाली बोतलों में पानी, तेल, पेंट आदि का भंडारण करती है। वह इस्तेमाल की गई बोतलों में सुंदर पौधे रोपकर कक्षा की दीवारों को सजाती है। यह क्या कर रही है? तो हिमानी क्या कर रही है, जो भी उसके पास पानी की खाली बॉटल्स हैं उनमें या तो पौधे लगा रही है या उनमें किसी प्रकार की चित्रकारी करके, पेंट, कलर वगैरह करके दीवारों को सजा रही है, या तो उसमें अपनी जो भी स्टोरेज करने वाली चीज़ें हैं उनको भर रही है। तो ऐसा करके वह क्या दर्शा रही है? विकल्प 1 है पुनः चक्रण कर रही है। विकल्प 2 है लघुकरण यानी कि कम करना। विकल्प 3 है पुनः प्रयोग में लाना और विकल्प 4 है उत्चक्रण करना।
देखिए, पुनः चक्रण का अर्थ होता है कि आप किसी जो चीज़ बनी हुई है उसको दोबारा से रिसाइकिल कर रहे हैं, यानी कि उसको बिगाड़ के उससे दूसरी चीज़ का निर्माण कर रहे हैं, वो होता है आपका रिसाइकिलिंग करना, यानी कि पुनः चक्रण। अगर हम बात करते हैं कि वह बोतल को बिगाड़ के कुछ नहीं कर रही है, बल्कि बोतल का जैसा है वैसा ही यूज दूसरी चीज़ में कर रही है, और ये कहलाएगा उसका पुनः प्रयोग में लाना। विकल्प संख्या 3 आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से पौधों का कौन सा समूह वानस्पतिक पौधों के अंश द्वारा उपजता है, यानी वानस्पतिक पौधों के अंश के द्वारा उपजता है। विकल्प संख्या 1 है धान गेहूं जई, विकल्प 2 है गन्ना आलू पत्ता गोभी, विकल्प 3 है आलू गुलाब और गन्ना, विकल्प 4 है गेहूं गन्ना और चावल। तो यहाँ अगर वानस्पतिक पौधे की बात करें तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 3, यानी कि आलू गुलाब और गन्ना। ये आपके एक तरीके से जो तना है, तनिए वाली पौधे भी हो जाते हैं आपके। आलू जो है तना की फसल है, साथ ही साथ गन्ना है इसकी कलम लगाई जाती है, आलू की भी काट कर कलम लगाई जाती है, गुलाब की भी काट कर कलम लगाई जाती है। आलू की कलम से मतलब है कि आलू के बीज को बीज से हाफ करके इसमें अंकुर जमने के बाद में खेत में क्या किया जाता है, इसकी बुआई की जाती है। तो विकल्प संख्या 3 ही आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 7 में कहा गया है खाद्य पदार्थों के उस समूह का चयन करिए जिन्हें पौधों के एक ही भाग से प्राप्त किया जाता है, मतलब सिर्फ एक ही भाग से हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो विकल्प 1 है सेब आलू टमाटर गन्ना, विकल्प 2 है पालक अदरक गन्ना गाजर, विकल्प 3 है गन्ना आलू अदरक कमल डंठल और विकल्प 4 है पालक पत्ता गोभी जीरा और आलू। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या 3, यानी कि आपका गन्ना आलू अदरक कमल डंठल। ये हम किसी पौधे के एक ही भाग से प्राप्त करते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि समूचा पूरा भाग यही होता है। गन्ने को हमने निकाल लिया और गन्ने को सीधा इसी प्रकार हमने यूज़ कर लिया, आलू को निकाला, आलू को इसी प्रकार यूज़ कर लिया। जबकि सेब क्या है, किसी पेड़ में लगेगा उससे तोड़ा जाएगा। यहाँ पर सेब आलू दिया गया, लेकिन साथ ही साथ टमाटर दिया गया है, जो कि आपका सही नहीं होगा। तो विकल्प संख्या 3 आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। विकल्प संख्या 3 के बाद अगला प्रश्न है ए बी के अभिभावक माता पिता हैं और बी सी के पिता हैं, डी बी की पत्नी है और ए डी के बीच क्या संबंध है। तो चलिए, ये आपका थोड़ा रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आ गया है, तो इसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं कम समय में। बहुत ही जल्दी इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे ए बी के अभिभावक हैं, यानी कि माता पिता हैं, जो ए बी के अभिभावक हैं। तो देखिए, इसे फिर से एक बार से पढ़ते हैं कि ए बी के अभिभावक यानी कि माता पिता हैं। तो जो ये ए है वो क्या है, अभिभावक है। क्या है, अभिभावक है। किसका है, बी का है। अच्छा, बी सी के पिता हैं, ये कहीं कोई होगा, बी पुत्र भी हो सकता है या पुत्री भी हो सकती है, और इसके जो पिता हैं वह कौन है, बी हैं। इसके बाद कहा गया है कि डी बी की पत्नी है, तो जो डी है वह बी की पत्नी है। तो इसका मतलब है कि बी और डी पति पत्नी हैं, और अगर बी के अभिभावक ए हैं तो डी के भी अभिभावक ए ही होंगे। आगे पूछा गया है ए और डी के बीच में क्या संबंध है। तो जो डी है वह ए की क्या होगी, पुत्र वधू होगी। अब देखिए, पुत्र वधू भी हो सकती है, चाहे वह ससुर हो या सास हो, यानी दोनों ही रूपों में इसे क्या कहेंगे, पुत्र वधू ही कहेंगे। इसलिए आपका जो विकल्प होगा वह विकल्प संख्या 1 सही हो जाएगी कि जो डी है वह ए की पुत्र वधू है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 9, और कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका फैलाव अधिकांशतः पशुओं द्वारा होता है, यानी कि पशुओं के द्वारा उसको जगह जगह पहुँचाया जाता है। विकल्प 1 है आपका सूरजमुखी, विकल्प 2 है आक, विकल्प संख्या 3 है आम और विकल्प संख्या 4 है नारियल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा आपका विकल्प संख्या 3, यानी कि आम। आम को क्या किया जाता है कि पशुओं के द्वारा इधर से उधर फैलाया जाता है, पशुओं के द्वारा इधर से उधर फैलाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि चिड़ियों के उस समूह की पहचान करिए जो अपनी भोजन संबंधी आदतों के आधार पर एक दूसरे के साथ समानता रखती हैं, यानी कि उनका जो भोजन करना है वह एक दूसरे के जैसा ही होता है, समान होता है। तो वे कौन कौन सी चिड़ियां हैं जिनकी आदतें समान है खाने में। विकल्प 1 है मोर तोता कबूतर, विकल्प 2 है तोता कौआ उल्लू, विकल्प 3 है उल्लू बाज चील, विकल्प 4 है कठफोड़वा गिद्ध और कोयल। तो कौन ऐसे जो पक्षी हैं जो एक जैसी समानता रखते हैं खाने में। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा
वह हो जाएगा विकल्प संख्या 2 यानी कि तोता, कौवा और उल्लू ये सब क्या करते हैं, खाने में एक जैसी समानता रखते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 11 और प्रश्न संख्या 11 में कहा गया है कि प्राथमिक स्कूल की अध्यापिका नीना अपने विद्यार्थियों के साथ पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विभिन्न क्षेत्रों में मनाए जाने वाले फसलों की कटाई से संबंधित त्योहारों पर चर्चा कर रही हैं। यानी कि वे क्या कर रही हैं कि फसल कटाई पर जो अलग अलग क्षेत्रों में त्यौहार मनाए जाते हैं उनकी चर्चा करती हैं। उसके द्वारा उल्लिखित फसलों की कटाई से संबंधित त्योहारों के समूह का चयन कीजिए। तो कौन से ऐसे त्योहार हैं जो फसल कटाई पर मनाए जाते हैं, वह समूह आपको चुनना है। विकल्प संख्या 1 है बिहू है, बैसाखी है, मकर संक्रांति और लोहड़ी है। विकल्प 2 है गणेश चतुर्दशी, होली और करवा चौथ है। विकल्प 3 है पोंगल है, दिवाली है, ईद है। विकल्प 4 है गुड़ी पड़वा है, नवरात्रा है और गुरु पूरब है। तो यहाँ पर आपका पूरी तरीके से राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या 1 यानी कि बिहू असम में, बैसाखी आपका पंजाब में, मकर संक्रांति और लोहड़ी ये काहे पे मनाए जाते हैं, तो ये आपके मनाए जाते हैं फसल कटाई पर त्योहार। अगली तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 12। आप पश्चिमी घाट के पर्वतीय स्थानों के भ्रमण पर जाना चाहते हैं, आप स्थलों के किस समूह का चयन करेंगे। यानी कि पर्वतीय स्थलों का आप भ्रमण करना चाहते हैं, वो भी पश्चिमी घाट के, तो आप किस स्थल पर जाएंगे। समूह है आपके सामने। विकल्प 1 में बंगलुरु, गांधीनगर, गोवा। विकल्प 2 है मुंबई, ऊटी, पुणे। विकल्प 3 है विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, पुरी और विकल्प 4 है महाबलेश्वर, मुन्नार और ऊटी। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या 4 यानी कि महाबलेश्वर, मुन्नार और ऊटी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। देखिए यहाँ पर 1 सेकंड भी आपका समय व्यर्थ नहीं हो रहा है। टू द पॉइंट क्वेश्चन आंसर पर चर्चा कर रहे हैं ताकि आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके। तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। गुलाब एक वृक्ष है, करेला एक बेल या लता है, गुलाब एक जड़ी बूटी है या करेला एक झाड़ी है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प आपका बिल्कुल ठीक होने वाला है। तो विकल्प सही हो जाएगा 2 यानी कि करेला क्या है, एक बेल है, लता है, लता के रूप में ये पौधा होता है जिसमें करेला लगते हैं। जबकि गुलाब आपका एक वृक्ष नहीं क्या होगा, तो एक झाड़ी होगी। गुलाब क्या होगा, एक झाड़ीय पौधा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 14 और इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर गाय, भैंस और भेड़ का सबसे निकटतम संबंधी है। गाय का, भैंस का और भेड़ का निकटतम संबंधी कौन है। विकल्प 1 है मनुष्य, विकल्प 2 है कुत्ता, विकल्प 3 है बिल्ली और विकल्प 4 है बकरी। तो राइट आंसर क्या होगा, विकल्प संख्या 4 यानी कि बकरी। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पूछा गया है, तो मनुष्य तो होगा नहीं, कुत्ता इसलिए नहीं होगा क्योंकि गाय क्या देती है, दूध देती है, घर में पाली जाती है, भैंस दूध देती है, भेड़ से हम ऊन प्राप्त करते हैं और ये तीनों अगर कहा जाए तो एक ही प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। जबकि कुत्ते की प्रजाति क्या है, अलग है, बिल्ली की प्रजाति अलग है और बकरी भी इन्हीं प्रजाति में शामिल होती है। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या आपके सामने है 15। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता साइबेरियन सारस की नहीं है। साइबेरियन सारस में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। वे शीत जलवायु से प्रवास करते हैं, वे गर्म स्थानों पर प्रजनन करते हैं, वे अपने आवासों में अलग से अकेले रहते हैं, वे गंभीर रूप से खतरे में हैं और उनकी बहुत कम संख्या रही है। तो 3 तो आपके सही है, लेकिन आपका 1 क्या दिया गया है, गलत दिया गया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 3 यानी कि वे अपने आवासों में अलग से अकेले रहते हैं। ये विकल्प आपका गलत है। वहाँ की वे शीत प्रवास करते हैं, गर्म स्थानों पर प्रजनन करते हैं, साथ ही साथ इनकी संख्या भी बहुत कम हो चुकी है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित तकनीकों में से रेटिंग स्केल से कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है। अवलोकन का, जांच सूची का, लिखित प्रश्न का या नियत कार्य का। तो रेटिंग स्केल का प्रयोग हम किस चीज़ के लिए करते हैं, तो रेटिंग स्केल का हम प्रयोग करते हैं अवलोकन के लिए। विकल्प संख्या 1 आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को शिक्षण अधिगम से जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति पहचानिए। पर्यावरण अध्ययन में आप शिक्षण से जोड़ना चाहते हैं बच्चों को, तो क्या करेंगे। विकल्प 1 है पाठ्य पुस्तक का पठन कराएंगे, शिक्षक द्वारा व्याख्यान कराएंगे, शिक्षक द्वारा सह प्रदर्शन कराएंगे और चौथा है किस्से कहानियाँ सुनाएंगे। तो 1 to 5 में हम किस्से कहानियों पर अधिक जोर देते हैं और बच्चों को खुद से करने और प्रश्न पूछने पर जोर देते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प संख्या 4 यानी कि किस्से कहानियों पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आंकलन का साधन है। सीखने का आपको रचनात्मक आंकलन करना है यानी कि क्रिएटिविटी को आंकना है, तो कौन सा एक जो है कारक नहीं होगा। विकल्प 1 है क्रम निर्धारण मापनी, विकल्प 2 है वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, विकल्प 3 है वर्णन अभिलेख, विकल्प 4 है पोर्टफोलियो।
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। यह आप नहीं करेंगे, बाकी आप क्रम निर्धारण मापनी का उपयोग कर सकते हैं कि आप किस क्रम तक सीख चुके हैं। इसलिए नहीं क्रम निर्धारण मापनी का उपयोग करेंगे कि आप बच्चों में किस क्रम में आ रहे हैं। देखिए, क्रम का भी अर्थ समझ लीजिए। एक क्रम निर्धारण मापनी ये होगी कि आप जो सिखाया गया उसके किस क्रम तक पहुँच चुके हैं, आप ये स्टेप सीख चुके हैं। एक क्रम निर्धारण मापनी हो जाएगा कि क्लास में जितने बच्चे हैं उनमें से आप किस क्रम पर हैं। तो आपको बच्चों में क्रम नहीं देखना है, आपको देखना है कि आप किस क्रम तक सीख चुके हैं, वो क्रम निर्धारण मापनी आपकी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न में कहा गया है कि सुनीता अपने विद्यार्थियों को भारत में समृद्ध वनस्पतियों और जीवों के बारे में पढ़ाया, फिर वह उन्हें राष्ट्रीय उद्यान में ले गई। इस शिक्षण विधि से उनके छात्रों को मदद मिलेगी। यानी कि पहले तो उसने समृद्ध भारत और उसकी वनस्पतियों के बारे में पढ़ाया, फिर राष्ट्रीय उद्यान ले गई। इससे क्या होगा? विकल्प 1 है मौज मस्ती करने और बाहरी यात्रा पर दोस्तों के साथ आनंद लेने में उन्हें मजा आएगा, इसमें मदद मिलेगी। विकल्प 2 है प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करेंगे। विकल्प 3 है कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन से सह संबंधित करेंगे। विकल्प 4 है पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशल विकसित कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या 3, यानी कि वह कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन के साथ सह संबंधित कर पाने में मदद प्राप्त कर पाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 20, और इसमें कहा गया है कि रमेश अपने विद्यार्थियों को देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न त्योहारों के दौरान किए गए विभिन्न व्यंजनों की जानकारी एकत्रित करने और कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए एक परियोजना देता है। इस गतिविधि का क्या उद्देश्य है? यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर कौन कौन से त्यौहार होते हैं और वहाँ पर क्या क्या व्यंजन बनते हैं, उनकी जानकारी को एकत्र कीजिए। यह परियोजना कार्य बच्चों को क्या उद्देश्य से सिखा रहा है? विकल्प 1 है देश में सबसे लोकप्रिय भोजन के बारे में जानना। विकल्प 2 है छात्रों को विभिन्न व्यंजन आजमाने के लिए प्रेरित करना। विकल्प 3 है देश के विभिन्न हिस्सों में पकाए जाने वाले व्यंजनों का रिकॉर्ड बनाना। विकल्प 4 है हमारे देश की संस्कृति की विविधता के बारे में छात्रों को संवेदनशील बनाना। तो देखिए, लोकप्रिय भोजन के बारे में यदि जानना है तो ऐसे ही पूछ सकते हैं कि आपका लोकप्रिय भोजन क्या है, टेस्ट करवा सकते हैं। तो ये आपका नहीं होगा। व्यंजन को आजमाने के लिए बिल्कुल नहीं, आजमाने के लिए हमें उतना परियोजना कार्य क्यों ही देना, रिकॉर्ड क्यों ही बनाएंगे। तो विकल्प आपका 4 ठीक हो जाएगा कि विविध संस्कृति के बारे में बच्चे समझ पाएंगे कि अलग अलग संस्कृति में किस प्रकार अलग अलग विशेष तरीके के व्यंजन होते हैं और उनका क्या क्या महत्व होता है, और प्रत्येक व्यंजन अपने कल्चर की किसी न किसी विशेषता को भी व्यक्त करता है। तो ये जानने में बच्चे संवेदनशील होंगे, उसके बारे में समझेंगे और जानेंगे कि हमारे देश में कितनी विविधता है। तो विकल्प 4 आपका ठीक होगा। 21 क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं और प्रश्न है अमित के विद्यालय में एक पर्यावरण अध्ययन विषय पर प्रदर्शनी आयोजित की गई। यह प्रदर्शनी एक उद्देश्य के साथ आयोजित की गई थी। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त उद्देश्य होगा? देखिए, एक प्रदर्शनी आयोजित की गई किस पर? तो पर्यावरण अध्ययन पर। उसका उद्देश्य क्या हो सकता है? विकल्प 1 है माता पिता को संतुष्ट करने के लिए। हम क्यों संतुष्ट करेंगे भाई? हमें बच्चे को सिखाना है, बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट देना है कि वह सीखने के लिए स्वयं से प्रेरित हो, और माता पिता के संतुष्ट होने से बच्चा तो प्रेरित नहीं हो जाएगा। विकल्प 2 है प्रिंसिपल और सहकर्मियों को प्रसन्न करने के लिए। हम क्यों प्रसन्न करेंगे? क्या वे अप्रसन्न है जो हम उन्हें प्रसन्न करेंगे? ऐसा तो नहीं प्रश्न में कहा गया है। शिक्षार्थियों को रचनात्मक प्रवृत्ति को दिशा देने के लिए। विकल्प 4 है भविष्य में कैरियर विकल्पों के लिए शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 3 कि शिक्षार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति को दिशा निर्देश देने के लिए। जब हम प्रदर्शनी का आयोजन करेंगे तो बच्चे देखेंगे कि किस प्रकार इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रक्रियाएं हो रही हैं, कैसे कैसे मॉड्यूल्स बने हैं, कैसी कैसी प्रदर्शनी लगी हुई हैं, तो वह पर्यावरण के प्रति और भी ज़्यादा जागरूक हो सकेंगे, साथ ही साथ उनके अंदर भी क्रिएटिविटी उत्पन्न होगी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा उपागम पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से संबंधित नहीं है? विकल्प 1 है एकीकृत, विकल्प 2 है प्रक्रिया, विकल्प 3 है निरंकुश, विकल्प 4 है वैचारिक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या 3 यानी कि निरंकुश। कहीं भी बच्चे को दबाना नहीं है, सताना नहीं है, डराना नहीं है, साथ ही साथ उससे खुला वातावरण, उसके विचारों को सम्मान, विविधता में एकता, इन चीज़ों पर आपको सकारात्मक ध्यान देते हुए विकल्प को ठीक करना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि ईवीएस के अधिगम में निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा अधिगम मनोप्रेरक पक्ष का विकास होगा? तो अधिगम मनोप्रेरक पक्ष का विकास आप किस प्रकार कर पाएंगे? विकल्प 1 है प्रदर्शन विधि के द्वारा, विकल्प 2 है व्याख्यान विधि के द्वारा, विकल्प 3 है एकीकृत विधि के द्वारा, विकल्प 4 है पोस्टर बना करके। तो आप कौन सी विधि प्रयोग करेंगे जिससे बच्चे अधिकतर रूप से क्या हो, मनोप्रेरक पक्ष उनका विकसित हो सके?
तो राइट आंसर हो जाएगा एकीकृत विधि के द्वारा। विकल्प संख्या 3 आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण निर्भर करता है। जो पर्यावरण अध्ययन है इसमें अधिगम यानी कि सीखना किस पर निर्भर करता है। विकल्प एक है जो आपके कथन है वह है बच्चों के पूर्व अनुभवों पर, दूसरा है संसाधन की उपलब्धता पर, तीसरा है विद्यालय प्रदर्शन पर, चौथा है बच्चों की जरूरतों पर। अब इन चारों में से जो सही विकल्प है वह आपको चुनना है। सही विकल्प है ए बी डी सही है, दूसरा है ए बी सी सही है, तीसरा है बी सी डी सही है, चौथा है ए बी सी डी सही है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 1 यानी कि ए बी और डी सही हैं। यदि हमें पर्यावरण अधिगम को कैसा बनाना है, पर्यावरण अधिगम आपका जो है शिक्षण पर निर्भर कर रहा है, तो हमें शिक्षण कैसा करना चाहिए, बच्चों के अनुभव के आधार पर होना चाहिए, संसाधनों की उपलब्धता होनी चाहिए, बच्चों की ज़रूरतों को भी ध्यान में रखना चाहिए, विद्यालय का प्रदर्शन कैसा है इस पर हमारा अधिक ध्यान नहीं होना चाहिए। तो सी को छोड़ करके ए बी डी आपके तीनों सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है। तो चार्ट, विकल्प 2 है प्रोजेक्टर, विकल्प 3 है स्थानीय संसाधन, विकल्प 4 है शिक्षक ज्ञान। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए आपको लग सकता है चार्ट भी इम्पॉर्टेंट है, प्रोजेक्टर भी इम्पॉर्टेंट है, देख करके बच्चे अच्छे से सीखेंगे, स्थानीय संसाधन लाएंगे, जीवन से जुड़े होंगे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन सबका अगर निचोड़ देखा जाए तो उत्तर मिलेगा शिक्षक का ज्ञान। अगर शिक्षक का ज्ञान ही इतना नहीं है, शिक्षक को ये पता ही नहीं है कि इन चीज़ों का प्रदर्शन कैसे करना है, इनका उपयोग बच्चे के लिए सकारात्मक तरीके से कैसे करना है, तो ये सारे ही आपके संसाधन कैसे हो जाएंगे, बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएंगे। और अगर शिक्षक अधिक ज्ञानवान है तो कुछ कम संसाधनों में भी वह अपनी क्रियात्मकता से, अपनी रचनात्मकता से बच्चे को बेहतर तरीके से समझा सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वह है शिक्षक का ज्ञान। विकल्प संख्या 4 आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है और अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। इसमें कहा गया है कि NCERT EVS की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाया गया है। यह इसलिए किया गया है क्योंकि विकल्प 1 है विद्यार्थियों को टिकट में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न विवरण का ज्ञान प्रदान किया जा सके, विकल्प 2 है विद्यार्थियों में निर्णय के कौशल को विकसित करना, विकल्प 3 है विद्यार्थियों को रेलवे के बारे में अवगत कराना, विकल्प 4 है वास्तविक अनुभवों के द्वारा संप्रेषण और अवलोकन कौशल को विकसित करना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या, यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प संख्या 4 यानी कि उनके वास्तविक अनुभव के द्वारा संप्रेषण और अवलोकन कौशल को विकसित करना। यानी वह टिकट को जब देखेंगे तो वास्तविक रूप में उसे समझ पाएंगे, आपस में बातचीत कर पाएंगे, साथ ही साथ अवलोकन यानी कि उसमें क्या क्या दिया गया है उन निर्देशों को भी समझ पाने में सक्षम होंगे। तो विकल्प 4 ही आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, प्रश्न अपना जो पहले का था उसे एक बार फिर से करेक्ट कर लेंगे। मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर है वह 4th ही होना चाहिए, बट आपका आंसर जो दिया गया है वह आपका स्थानीय संसाधन दिया गया है कि पर्यावरण के लिए स्थानीय संसाधन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो विकल्प आपका जो आंसर सीट में दिया गया है वही आप अपना कंफर्म कर लीजिए यानी कि 3। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं शिक्षक के ज्ञान पर। यदि शिक्षक को ज्ञान नहीं होगा तो वे किसी भी बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे आप संसाधन प्रोवाइड कर दीजिए, फिर भी उनका सही और सकारात्मक उपयोग नहीं कर पाएगा। तो फिलहाल आपका आंसर यहाँ पर 3 ही होगा। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। EVS वाले में ये जो आपका रेलवे टिकट दिखाएगा उसमें विकल्प संख्या 4 ठीक हो जाएगी। और नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न में कहा गया है कि EVS के शिक्षण अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या बच्चों में विकसित होता है। विकल्प 1 अच्छी याददाश्त विकसित होती है EVS से, विकल्प 2 है पहचान विकसित होती है, विकल्प 3 है करके सीखने की प्रवृत्ति होती है, विकल्प 4 रटना। तो रटना, याद करना, यंत्रवत याद करना, कंठस्थीकरण करना, ये सभी चीज़ें आपकी निगेटिव हैं। पहचान में किसकी पहचान करेंगे, याददाश्त से तो कोई मतलब ही नहीं है। याददाश्त का मतलब है किसी चीज़ को लंबे समय तक याद रख पाना। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा करके सीखने की प्रवृत्ति। EVS हमें क्या प्रदान करता है, तो करके सीखने की प्रवृत्ति प्रदान करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पर्यावरण अध्ययन में स्टोरी टेलिंग यानी कि कहानी सुनाना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। निम्नलिखित में से कौन सा इसको उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण है। तो हम कहानी शिक्षण को क्यों उपयोग करते हैं, इसकी सबसे ज़्यादा उपयुक्तता क्यों है। विकल्प 1 है यह पाठ को विद्यार्थियों के लिए रोचक बनाती है, विकल्प 2 है विद्यार्थियों में कहानी लेखन कौशल को विकसित करती है, विकल्प 3 है विद्यार्थियों में सुनने के कौशल को विकसित करने में मदद करती है, विकल्प 4 है विद्यार्थियों में कहानी के पात्र से अपने को आसानी से जोड़ सकते हैं, यानी कि जो कहानी में पात्र बताए गए हैं उनसे अपने आप को रिलेट कर पाते हैं। तो हम बच्चों को पर्यावरण में कहानी क्यों सुनाते हैं यह आपको बताना है।
तो राइट आंसर आपका होगा विकल्प संख्या 4, यानी कि वे कहानी के पात्रों से खुद को आसानी से जोड़ पाते हैं और फिर देखते हैं कि कहानी के पात्र में उसने क्या निर्णय लिया, उसने क्या कार्य किया, उसने किस प्रकार समस्या को सॉल्व किया और आगे अपने भी जीवन में वह उसी प्रकार समस्या को सॉल्व कर पाते हैं। तो यहाँ पर विकल्प संख्या 4 ही आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका या शिक्षक कक्षा 5 के विद्यार्थियों को एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक बैलगाड़ी पर अत्यधिक सामान लादा गया है जिसके कारण बैल लड़खड़ा कर चल रहा है। शिक्षक इस वीडियो को दर्शाए गए दृश्यों द्वारा या दृश्यों पर विद्यार्थियों से चर्चा करते हैं ताकि वे उनका ध्यान ले जा सकें। तो वो दिखाते हैं कि एक जो है चित्र दिखाते हैं, एक फ़ोटो दिखाते हैं कि जिसमें क्या कर रहा है, बैल, बहुत सारी बैलगाड़ी पर सामान लाद दी गई है और बैल लड़खड़ा रहा है, चल नहीं पा रहा है। तो ऐसा करके वे बच्चों में क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या सोच लाना चाहते हैं। विकल्प 1 बैलों की क्या उपयोगिता है, विकल्प 2 है बैलगाड़ी का उपयोग परिवहन के लिए पर, विकल्प 3 है भारी बोझ ढोने में पशुओं का शोषण पर, यानी कि जैसे पशुओं पर शोषण हो रहा है, उनको किस प्रकार बहुत ज़्यादा सताया जा रहा है। विकल्प 4 है दोनों बैल की उपयोगिता पर और बैलगाड़ी का उपयोग परिवहन के लिए। तो देखिए परिवहन के लिए तो वह सिर्फ अगर बैलगाड़ी को दिखा देंगे और बैल को दिखा देंगे तो बच्चे समझ जाएंगे कि इसका प्रयोग परिवहन के लिए भी किया जाता है। तो परिवहन आपका जहाँ जहाँ दिया गया है ये कट हो जाएगा। बैलों की उपयोगिता, तो जैसे ही हम बैलों को देखेंगे, परिवहन यानी कि पीछे गाड़ी लगी हुई देखेंगे और पीछे उसमें 2 बच्चे खेलते हुए बैठेंगे, इससे भी बच्चे समझ जाएंगे कि इसका प्रयोग हम आने जाने के लिए करते हैं और बैल हमारे लिए उपयोगी हैं। तो ये चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वह बोझ को ढोते हुए और जो बैल है उसको लड़खड़ाते हुए दिखाया गया है ताकि बच्चे क्या करें, भारी बोझा ढोने वाले पशुओं पर जो शोषण होता है उसके प्रति संवेदनशील हो सकें और अपना ध्यान आकर्षित कर सकें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आज का लास्ट प्रश्न, जिसमें कहा गया है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न संकेत करते हैं कि बच्चे प्रश्न पूछते हैं। ऐसा वह क्यों करते हैं। विकल्प 1 है बच्चों को क्या पता है, उसका हम जो है समझ सकते हैं कि बच्चे क्या जानते हैं तभी तो वह प्रश्न कर रहे हैं। या विकल्प 2 है बच्चों की याद करने की क्षमता का हम संकेत प्राप्त कर सकते हैं। विकल्प 3 है बच्चे क्या जानना चाहते हैं, ये संकेत प्राप्त होता है। विकल्प 4 शिक्षक की सक्षमता कितनी है या शिक्षक की समक्षमता का हम संकेत प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा बच्चे क्या जानना चाहते हैं तभी तो वह प्रश्न करते हैं। और जैसे ही वो प्रश्न करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये बच्चे क्या जानना चाहते हैं, हमें इस चीज़ का संकेत मिल जाता है। तो ये हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं 2 फरवरी 2023 के। आपका कितना स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ सेशन से लगातार जुड़े रहने के लिए और आपके एग्ज़ाम तक बेहतरीन तरीके से PYQ सॉल्व करके अपने स्कोर को 100+ ले जाने के लिए फटाफट से पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और आगे के पेपर सॉल्व करने के लिए जुड़िए। पीछे के पेपर्स को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर के आप आसानी से उन्हें वॉच कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।